हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी टिप्स बाय शिखा में। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताया गया जितना भी कंटेंट है आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सैम्पलिंग मेथड क्या होता है ये बताया था, मतलब निदर्शन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है और उसकी क्या विशेषताएं होती है, ये सब मैंने क्लियर किया था। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बता रही हूँ सैम्पलिंग मेथड के प्रकार, यानी निदर्शन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। देखिए, ये जो टॉपिक है यहाँ से कई बार क्वेश्चन, कई बार नहीं बहुत क्वेश्चन आता है, इसी में से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। और या तो इसमें से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं या एक पूरा ही ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है। तो कई बार हमको जैसे कंफ्यूजन हो जाती है, सारे निदर्शन के प्रकार एक जैसे लगते हैं कि सैम्पलिंग मेथड मतलब कौन सा वाला है, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इतने इजी वे में समझा दूंगी जिससे आपको सारे टॉपिक्स एक एक करके क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद कभी आपको निदर्शन के जितने भी टाइप्स हैं उनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला निदर्शन का प्रकार है वो है दैव निदर्शन। देखिए, दैव निदर्शन जो है वो ही क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे, कि दैव निदर्शन क्या होता है और उसके प्रकार, ये इसके टाइप्स हैं। और अगर पूरा ही पूछे कि निदर्शन के प्रकार कितने हैं तो उनमें ये सारे प्रकार आ जाते हैं, जिसमें दैव निदर्शन आता है और उद्देश्यपूर्ण स्तरित कोटा सैंपलिंग और कुछ अन्य भी होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे पहला जो निदर्शन का प्रकार है वो है दैव निदर्शन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, एक शब्द और है, संभावित निदर्शन। दैव निदर्शन किसे कहते हैं? देखो, दैव निदर्शन वो होता है जब हम कोई किसी टॉपिक पर अनुसंधान करना चाहते हैं, अपना रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो हमको इन जो इकाइयों को लेना है, जिन इकाइयों को चुनना है, तो उनको चुनने की जो प्रक्रिया होती है वो संभावित होती है। यानी माना मुझे 50 लोग चाहिए अपने अनुसंधान के लिए, तो मैं उस क्षेत्र विशेष में से रैंडमली कोई भी 50 लोगों को चुन सकती हूँ। तो क्या होता है, उन इकाइयों के चुने जाने की एक तो संभावना सबकी एक सी होती है, समान संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि मैं रैंडमली चूज कर रही हूँ और इसमें संयोग बहुत काम करता है, जिसमें हम अपनी इच्छा और कुछ नहीं लगा सकते, बस ऐसे ही चूज कर लेते हैं। तो रैंडमली हम लोगों को, इकाइयों को चुनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, संभावित निदर्शन, आपने टॉपिक पढ़ा होगा मैथ्स में प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी वही चीज होती है, संभावना, किसी इकाई को चुने जाने की संभावना कितनी है। तो जो दैव निदर्शन होता है उनमें सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना जो होती है वो पूरी पूरी होती है, क्योंकि किसी भी इकाई को हम चुन सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ दैव निदर्शन। दैव क्यों बोला जाता है? क्योंकि दैव मतलब होता है ईश्वर इच्छा, ईश्वर। तो मतलब उस इकाई को चुने जाने में ईश्वर की इच्छा है। तो दैव निदर्शन मतलब उसमें संयोग, ईश्वर की इच्छा या वो संभावना उसकी है, इसलिए तो उन इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना होती है और संयोग से होती है, उसको बोलते हैं दैव निदर्शन। ठीक है ना। अब दैव निदर्शन के कई प्रकार होते हैं, जिसमें मेन है एक तो लॉटरी, कार्ड विधि, टिपिक प्रणाली और ग्रिड प्रणाली। दो और होती हैं, नियमित अंकन प्रणाली और अनियमित अंकन प्रणाली। देखिए, सब बहुत इजी विधियां होती हैं ये रैंडम सैम्पलिंग की। एक बार में मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो है उसको बोलते हैं लॉटरी विधि। तो लॉटरी का आप सभी ने नाम सुना होगा कि लॉटरी निकली है जो होता है, उसमें क्या होता है कि किसी की भी पर्ची निकल जाती है और उसका जैसे बड़ी बड़ी जगहों में जैसे घर वगैरह जो होते हैं हाउसिंग बोर्ड के और इनके, तो वो निकलते, तो वो रैंडमली निकलते हैं लॉटरी विधि से। ठीक है, तो लॉटरी विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक इस टाइप का कोई भी
पात्र बर्तन ले लेते हैं और उसमें कुछ जिन इकाइयों को चुनना है हमको, उनके नाम लिख के हम इस टाइप की पर्ची इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता कि किसकी नेम की पर्ची है इसमें। ओके, फिर इस बर्तन को हिलाया जाता है। उसके बाद यदि मुझे अपनी रिसर्च वर्क के लिए 10 व्यक्तियों की ज़रूरत है तो मैं इसमें से 10 व्यक्तियों के नामों की पर्ची रैंडमली निकाल लूँगी। ओके, तो इस तरह मुझे नहीं पता किसकी नेम की पर्ची है, तो इसमें ईश्वर इच्छा है, जिसका भी नाम आएगा वो रैंडमली चुना जाएगा। तो इसको बोलते हैं लॉटरी विधि। जिसके नाम की पर्ची आएगी उस व्यक्ति को अनुसंधान कार्य के लिए चुना जाएगा। ठीक है, ये होती है लॉटरी विधि। दूसरी है कार्ड विधि। तो कार्ड विधि में क्या होता है कि एक ही रंग के कुछ कार्ड्स होते हैं। ये मैंने कुछ ताश के पत्ते खेलते हैं कार्ड वो लिए हैं, बट इसमें क्या होता है एक ही रंग के कार्ड होते हैं और इन कार्ड्स को भी किसी पात्र में डाल दिया जाता है और इसके बाद में जिस भी नंबर का कार्ड हम चूज करते हैं उस व्यक्ति का नाम आ जाता है। मान लीजिए मेरे पास आया 6 नंबर, यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो अगर मेरे पास 6 नंबर का कार्ड आया तो मैं लिस्ट में 6 नंबर पे जिस व्यक्ति का नाम होगा उसको मैं चुन लूँगी अपने अनुसंधान कार्य के लिए। तो बहुत ही इजी मेथड है लॉटरी विधि और कार्ड विधि। इस लॉटरी विधि में तो पर्चियाँ डाली जाती हैं और कार्ड विधि में एक ही रंग के कार्ड्स डाले जाते हैं और उनमें से जिस भी व्यक्ति का नाम या नंबर निकलता है उसको अनुसंधान कार्य के लिए एक इकाई के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है टिपिट प्रणाली। तो टिपिट प्रणाली में क्या होता है, इसका टिपिट प्रणाली का जो सबसे पहले आविष्कार किया था वो टिपिट महोदय हुए थे। टिपिट नाम के व्यक्ति, उन्होंने किया था। तो इन्होंने 4 अंकों की कुछ संख्याओं की 4 अंकों की संख्याएं जैसे 4 1 3 2 2 3 5 1 5 0 0 2 1 1 2 1 3 2 1 2 और यहाँ पे कोई, तो 4 अंकों की ये 1 2 3 4 अंकों की संख्याओं की एक बुक बनाई। ठीक है, और उस बुक को उन्होंने कहा कि हम इसमें से अपने अनुसंधान कार्य के लिए व्यक्तियों को चुन सकते हैं। कैसे चुन सकते हैं, जैसे इन्हीं नंबरों की एक उन्होंने बुक बनाई। अब बुक बनाने के बाद जैसे हमको 10 व्यक्तियों को चुनना है तो हम सबसे पहले उस बुक को ऐसे ही खोलेंगे और जिस भी पेज पे वो खुलेगा, मान लीजिए उस पर ये नंबर आया। ठीक है, तो इसमें से हमने सबसे पहले 4 नंबर पे जिस व्यक्ति का नाम है उसको चुन लिया, फिर 1 नंबर पे जिस व्यक्ति का नाम है उसको चुन लिया, फिर 3 नंबर पे जिसका है उसको चुन लिया, फिर 2 नंबर है उसको चुन लिया। ओके, ये टिपिट प्रणाली जो होती है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है। इसको ऐसे इजीली यूज तो नहीं किया जाता, ना कोई करता है, बट आती तो है निदर्शन के प्रकार में। तो 4 अंकों की मैं इस तरह से हम चुन लेते हैं। फिर ठीक है, 4 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। अब इसके अलावा जैसे माना 7 नंबर आया, तो 7 नंबर आया तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 3 और 2 5 और 2, 5 + 2, एक ये वाला 5 ले लिया, एक ये वाला 2 ले लिया, तो 5 + 2 7 होता है। तो 5 नंबर वाले व्यक्ति को लेंगे और 2 नंबर वाले को लेंगे तो 7 नंबर वाला आ जाएगा। तो इस तरह से टिपिट महोदय ने कहा कि जो भी बुक में पेज खोलते हैं और नंबर आता है तो उनको हम उसी नंबर, जो सूची में जो नेम है जिन व्यक्तियों के, उनको चुन लिया जाता है अपने अनुसंधान कार्य के लिए। ठीक है, तो ये है टिपिट प्रणाली। उसके बाद आती है ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली
अब ग्रिड प्रणाली क्या होती है? देखिए, ग्रिड होता है जब हमको किसी क्षेत्र का चुनाव करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान में अपना अनुसंधान वर्क करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं राजस्थान का एक मानचित्र लूंगी, ठीक है। मान लीजिए ये राजस्थान का है। अब उसके बाद क्या होता है, ग्रिड होती है, कांच की एक पारदर्शक परत होती है, या इसको प्लेट बोल सकते हैं। ओके, ये कुछ ऐसी होती है और उसमें निश्चित अंतराल पर कुछ ऐसे वर्ग बने होते हैं। अब उन वर्गों में पॉइंट्स होते हैं नंबर के, जैसे ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे मुझे 6 पॉइंट पे जो भी सिटी आएगी मुझे उस पर अनुसंधान वर्क करना है। 3 पॉइंट पे जो भी सिटी आएगी उस पर अनुसंधान वर्क करना है, जो भी जिला आएगा। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले उस जो कांच की प्लेट है उसको उस मानचित्र पर रखेंगे, ठीक है। उस मानचित्र पर रखने पर कुछ इस तरह से प्लेट आएगी और यहाँ पे ये ग्रिड आएगी। ओके, अब मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है इस पे 6 नंबर है, और 6 नंबर पे जो मैं चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि 6 नंबर में मैं चूज करूंगी, और 6 पर जो जिला आ रहा है वो आ रहा है जयपुर। तो मैं अपने अनुसंधान कार्य के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करूंगी, जयपुर का। तो पहला तो हुआ जयपुर। अब मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 7 नंबर। 7 नंबर मुझे लेना था, तो 7 नंबर पे जो है वो आया जैसलमेर। तो मैं जैसलमेर को चूज कर लूंगी। तो क्या होता है ग्रिड प्रणाली में कि जो कांच की प्लेट होती है, मानचित्र पर रखने पर जिन बिंदुओं को वो बताती है, और हम सोचते हैं कि इन बिंदुओं पर हम अपना रिसर्च वर्क करेंगे, तो हम ऐसे जिलों का, अपने ऐसे क्षेत्रों का चुनाव कर लेते हैं जिन पे हमको अपना रिसर्च वर्क करना है, ठीक है। ये है ग्रिड प्रणाली। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नियमित अंकन। नियमित अंकन, जिसको रेगुलर मार्किंग मेथड भी बोलते हैं। रेगुलर मार्किंग कैसे होती है कि इसमें हम जैसे 100 लोगों की एक हमारे पास पूरा सूची है, और मुझे उसमें से 50 लोग लेने हैं। 1 से लेके 100 लोगों तक की सूची है, और मुझे लेने 50 लोग हैं, यानी 50 व्यक्तियों पर मुझे अपना 50 लोगों पर अपना अपना अनुसंधान काम करना है। तो नियमित अंकन में क्या होता है कि हम एक जो है अंतराल पर, जैसे मान लीजिए हर 10 के अंतराल पर मुझे एक व्यक्ति का चुनाव करना है, तो 1 से लेके 10 तक, तो इस पर्सन को हम ले लेंगे रिसर्च वर्क के लिए। फिर इसके बाद जो 10 के बाद जो 20 आएगा, इसको रिसर्च वर्क के लिए ले लेंगे। फिर 30 आएगा। इस तरह हर 10वें अंतराल पर या हर 5वें अंतराल पर, नियमित अंतराल पर जो पर्सन का नेम आएगा, जो नंबर आएगा, उसको हम अपने रिसर्च वर्क के लिए उस इकाई को चूज कर लेंगे। तो ये होती है नियमित अंकन प्रणाली। ये है रेगुलर मार्किंग सिस्टम। अब इरेगुलर मार्किंग सिस्टम, जिसमें अनियमित होता है, अनियमित अंकन प्रणाली। तो अनियमित अंकन प्रणाली होती है जिसमें रेगुलर का कोई काम नहीं है, मतलब निश्चित अंतराल नहीं होता। इसमें होता है, जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक है, और उसमें मुझे फिर से वही 50 लोगों को चूज करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें एक सिस्टम होता है कि पहला और लास्ट का जो नंबर होता है उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब पहला और लास्ट इसको नहीं लेना है। उसके बाद जो 2 से लेकर 99 तक के नंबर हैं, उसमें से हम किसी को भी चूज कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट होता है और जो सेकंड, जो लास्ट ही लास्ट होता है, उस वाले नंबर को छोड़ देना। मतलब इस नंबर पे जो भी पर्सन होगा, इन दो को, वो दो अपने आप इस वाले से विधि से बाहर हो जाएंगे। फिर बीच में जितने नंबर बचे हैं उनमें से हम कैसे भी चूज कर लेंगे। वो कैसे, अनियमित रूप से।
किसी को भी ले सकते हैं, कोई निश्चित अंतराल नहीं है, कोई नियमित विधि नहीं है, तो उसमें से किसी को भी ले लेंगे। बट इसमें क्या होता है, सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला अंक जो होता है वो हमको छोड़ना होता है। ये होता है अनियमित अंकन प्रणाली, इर्रेगुलर मार्किंग सिस्टम। तो ये तो हुए दैव निदर्शन यानी रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स, जो क्वेश्चन आता ही आता है और इसमें से किसी भी विधि को पूछ लिया जाता है। दैव निदर्शन सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना होती है और संयोग इसमें बहुत काम होता है। तो इसमें होती है लॉटरी विधि, कार्ड विधि, टिपेट विधि, ग्रिड प्रणाली, नियमित अंकन विधि, अनियमित अंकन प्रणाली। ठीक, इसके अलावा निदर्शन के कुछ प्रकार होते हैं, उसमें जैसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि होती है जिसमें मेरा कोई उद्देश्य हो। मान लीजिए मैं किसानों की आत्महत्या के ऊपर जो अपना रिसर्च वर्क करना चाहती हूँ, तो किसानों की आत्महत्या जो होती है वो होती है महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मेरा एक उद्देश्य है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे महाराष्ट्र में ही अपना रिसर्च वर्क है जो करना पड़ेगा। तो किसी उद्देश्य को लेकर जब हम लोगों को चुनते हैं, इकाइयों को चुनते हैं, वो होता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि। अब नेक्स्ट आती है स्तरित निदर्शन विधि। स्तरित निदर्शन विधि क्या होती है, जब हम इकाइयाँ, हमको समग्र इकाइयाँ मिलती हैं तो वो कुछ ऐसे मिलती हैं जिसमें सभी तरह के लोग होते हैं। ठीक है, फिर हम इन लोगों को स्तरों में बांट देते हैं। ठीक है ना, स्तरों में डिवाइड कर देते हैं। और स्तर कौन से होते हैं, जैसे शिक्षा का स्तर, व्यवसाय का स्तर, आय का स्तर, आयु का स्तर। तो हम इकाइयों को जब स्तरों में बांट देते हैं, इसको बोलते हैं स्तरित निदर्शन विधि। क्योंकि हमको इकाइयाँ जो होती हैं वो एक मिक्स रूप में मिलती हैं, तो जब जंगल एक साथ समग्र रूप में मिलती हैं तो उनको स्तरों में बांटने को स्तरित निदर्शन विधि बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्दिष्टांश या कोटा विधि। निर्दिष्टांश या कोटा विधि, तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में होता है कि हम जो इकाइयाँ होती हैं उनको ग्रुप्स में बांट देते हैं। इसमें पुरुष, इसमें महिला, इसमें बच्चे। ठीक है, सबसे पहले हम इकाइयों को ग्रुप्स में बांट देते हैं जिसमें समान लोग होते हैं, इसमें पुरुष हो गए, इसमें महिला, इसमें बच्चे। अब इनमें से हम इकाइयों का चयन कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें से 5 ले लिए, इसमें से 5 ले लिए और इसमें से 5, तो ये ग्रुप बन गया। फिर इसके बाद इसमें से 5, इसमें से 5 और इसमें से 5। तो ऐसे करके पहले इकाइयों में बांट देते हैं, पहले अलग अलग बांट देते हैं, फिर उनमें से कुछ कुछ लोगों का चयन कर लेते हैं। ये होती है कोटा विधि। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो कुछ इम्पोर्टेंट निदर्शन के प्रकार है कि किन किन टाइप से होता है निदर्शन। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे निदर्शन के प्रकार भी हैं जो पूछ ले जाते हैं ऐसे, जैसे मिश्रित निदर्शन होता है। मिश्रित निदर्शन में क्या होता है कि दैव, उद्देश्यपूर्ण और स्तरित तीनों का मिश्रण होता है। मतलब सबसे पहले हम इकाइयों को रैंडमली चूज कर लेते हैं, फिर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन पे काम करते हैं और फिर उनको स्तरों में बांट देते हैं। तो मतलब मिश्रित में सब निदर्शन का जो 2-3 निदर्शन है उनका मिक्स रूप हो जाता है। क्षेत्र निदर्शन क्या होता है, जब पर्टिकुलर हमको किसी क्षेत्र विशेष में निदर्शन करना है, उन्हीं पर अपना अनुसंधान वर्क करना है, तो हम उन्हीं क्षेत्र में जाएंगे और उनमें से इकाई को चुन लेंगे। यह है निदर्शन विधि, क्षेत्र निदर्शन विधि। उसके अलावा सुविधापूर्ण, सुविधापूर्ण निदर्शन क्या होता है, जिसमें मेरी सुविधा है कि मैं कैसे भी इकाइयों का चुनाव कर सकती हूँ। इसमें कोई ऐसा नहीं है, कम इकाइयाँ भी ले सकती हूँ, ज़्यादा भी ले सकती हूँ, यहाँ से भी ले सकती हूँ, अपने क्षेत्र से बाहर की इकाइयाँ भी ले सकती हूँ। मतलब मेरी सुविधा के ऊपर है कि मैं अपनी इकाइयों का चुनाव कैसे करूँगी। उसको बोलते हैं सुविधापूर्ण निदर्शन। ठीक, लास्ट है स्वयं निर्वाचित। तो स्वयं निर्वाचित निदर्शन में क्या होता है, स्वयं निर्वाचित में होता है सेल्फ, तो सेल्फ को चूज कर लेते हैं। तो इसमें जब अनुसंधान करता जो होता है, जैसे मान लो मैं रिसर्च वर्क कर रही हूँ,
तो मैं अपने आप को एक इकाई के रूप में चुन लेती हूँ, मतलब मैं भी एक इकाई हूँ। होता है ना निदर्शन में तो कि और इकाइयों को चुनते हैं, बट इसमें स्वयं निर्वाचित में होता है कि अनुसंधानकर्ता अपने आप को ही चुन लेता है एक इकाई के रूप में, और खुद भी एक उस अनुसंधान में इकाई की तरह वर्क करता है। ठीक है ना। जैसे और इकाइयां प्रश्नों के उत्तर देंगी, अनुसंधान कार्य में सहयोग देंगी, उसी प्रकार जो अनुसंधान करता है वो स्वयं भी एक इकाई की तरह वर्क करता है और उन्हीं क्वेश्चंस का अपने हिसाब से जवाब देता है, रिसर्च वर्क में सहयोग प्रदान करता है। तो ये हुए कुछ छोटे मोटे निदर्शन के प्रकार पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है वो है दैव निदर्शन और उसके प्रकार। अगर आपसे ये पूछें दैव निदर्शन किसे कहते हैं और उसके प्रकार क्या हैं, तो दैव निदर्शन में यहाँ तक के प्रकार आ जाएंगे। और अगर पूछें निदर्शन किसे कहते हैं, उसकी विशेषता और उसके प्रकार, तो निदर्शन के प्रकार में ये सभी आ जाएंगे। इसमें सारे छोटे मोटे सारे निदर्शन के प्रकार आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि निदर्शन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है निदर्शन के प्रकार हमको एकदम मिक्स हो जाते हैं, माइंड में समझ नहीं आते। तो मैंने इतना इजी वे में आज आपको समझाया है, आशा करती हूँ समझ आया होगा और ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करते रहिए, इसी तरह साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच।